विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम अध्याय 2 के चौथे भाग में शिक्षा के महत्व को पढ़ने वाले हैं। मानव संसाधन को उपयोगी बनाना है तो हमें उसमें शिक्षा में निवेश करना पड़ेगा। उसी के फलस्वरूप वह एक उपयोगी परिसंपत्ति बन सकता है। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम यह जान पाएंगे कि भारत में आज़ादी से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण कदम हमारी भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए हैं तथा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति अभी तक हुई है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करती है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जनसंख्या की गुणवत्ता दो चीजों पर निर्भर करती है, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि साक्षरता दर, जो कि मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ बिंदु है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, यानी नए रास्ते खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा, जहाँ तक हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए भारत सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है और इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए जिससे साक्षरता दर में वृद्धि हो सके। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक शाखाएं विकसित की हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपए हो गया है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक थी, उसमें भारत सरकार द्वारा 151 करोड़ रुपए व्यय किया गया था, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह बढ़कर 3766.90 करोड़ हो गया। यानी सरकार भी शिक्षा के ऊपर कितना ज्यादा व्यय कर रही है। ये सब किस लिए कर रही है? ताकि जो जनसंख्या है उसमें साक्षर लोगों की संख्या बढ़ सके और वे देश के विकास में काम आ सके। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वे 1951-52 के 0.64% से बढ़कर, अगर 1951-52 के वर्ष में देखा जाए तो उस समय की जीडीपी का 0.64% था क्या? शिक्षा पर व्यय, जबकि यह बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया। ठीक है, तो जीडीपी का कई गुना बढ़ा दिया गया है शिक्षा पर व्यय। पूरी संपूर्ण जीडीपी का 3%
तक व्यय जो है वो 2015-16 में किया गया। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017 में घटकर 2.7% बताया गया। पहले ये बजटीय अनुमान 3% रखा गया था और बाद में यह 2.7% बताया गया। इससे साक्षरता दर 1951 के यहाँ पर एक आरेख दिया गया है। इस आरेख में भारत की साक्षरता दर को बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है वो व्यक्ति और लाल लाइन है वो पुरुष, जबकि ग्रीन लाइन है वो महिलाओं की साक्षरता दर को बताती है। तो ब्लू लाइन है वो संपूर्ण साक्षरता दर को बता रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह निरंतर है वो बढ़ रही है। इसमें एक बात और आप देख सकते हैं कि जो पुरुष साक्षरता दर है वो लाल लाइन के द्वारा दर्शाया गया है, जबकि ग्रीन लाइन द्वारा महिला साक्षरता दर को दर्शाया गया है। हालांकि पुरुष साक्षरता दर शुरुआत से ही भारत में बहुत ज्यादा रही है, लेकिन ये जो अंतर है ये अंतर धीरे धीरे कम होता गया है। आप देख सकते हैं कि अंतर धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। यहाँ पर आकर देखा जा सकता है कि अब पुरुष और महिला साक्षरताओं में की दर में ज्यादा विशेष अंतर नहीं रह गया है। यह सब कुछ हुआ है भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा में किए गए प्रयासों के द्वारा। निरंतर साक्षरता दर है वो बढ़ रही है। इसी आरेख से संबंधित कुछ प्रश्न भी है जो इस आरेख को देखकर आप इसमें आराम से दे सकते हैं। आगे चलते हैं अपन। तो साक्षरता दर 1951 में 18% बताई गई है यहाँ पर। इससे बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। यह सब कुछ संभव हुआ है भारत सरकार द्वारा शिक्षा के ऊपर किए गए निवेश के माध्यम से। साक्षरता दर प्रत्येक नागरिक का केवल अधिकार न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी और जानकारी नहीं होगी तो ना तो वो अपने अधिकारों का लाभ उठा पाएगा और ना ही वो अपने देश के प्रति कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन कर पाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है, जो कि हमने पिछले आरेख में हमने देखा था। पुरुषों की साक्षरता है वो महिलाओं से थोड़ी अधिक है और ये अंतर लगभग 16.6% से ज्यादा है। और यही स्थिति अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। गांव में साक्षरता थोड़ी कम पाई जाती है। ऐसा सब कुछ होता है शिक्षा क्षेत्रों की या स्कूलों की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। ये भी वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% ही है। अगर भारत के राज्यों में देखा जाए तो केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। वहां के कुछ जिलों में साक्षरता दर लगभग 94% है, जबकि कुछ जिलों में साक्षरता दर बिहार के मामले में देखा जाए तो वहां पर मात्र 62% है, इतनी कम। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। भारत सरकार द्वारा किए गए शिक्षा के ऊपर जो प्रयास है उस प्रयास को कब धक्का लगता है, जब बालक पढ़ने के लिए स्कूल में आ तो जाता है लेकिन वह बहुत ही जल्दी विद्यालय को वापस छोड़ देता है। तो शिक्षा का निम्न स्तर और विद्यालय को या पढ़ाई को बीच में छोड़ने की जो दर है वो बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से दुर्भाग्यवश स्कूली शिक्षा का विस्तार है वो भारत में बहुत ही कम है।
6 से 14 वर्ष के आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्व शिक्षा अभियान, ये अभियान क्यों चलाया गया था? ये चलाया गया था 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। सरकार द्वारा 2010 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एक पहल है जो राज्य सरकारों और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसके साथ ही यानी सर्व शिक्षा अभियान के साथ ही कुछ और योजनाएं भी चलाई गई है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया और स्कूल लोटो शिविर भी प्रारंभ किए गए। ये दोनों क्या है? ये कार्यक्रम है जो कि शिक्षा से संबंधित है। सेतु पाठ्यक्रम स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए और स्कूल लोटो शिविर ये उनके लिए जो विद्यालय को बीच में छोड़ चुके हैं या शिक्षा या स्कूलों में वापस से नामांकन दर को बढ़ाने के लिए ये दोनों ही कार्यक्रम चालू किए गए। इसके साथ ही कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। इसको आप मिड डे मील योजना के नाम से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो दोपहर भोजन की व्यवस्था की गई थी बच्चों की कक्षा में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण स्थिति को सुधार करने के लिए। इन नीतियों से भारत सरकार में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो कुछ ऐसी कुछ योजनाओं की वजह से भारत में साक्षरता दर में सुधार भी आया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं योजना की अगर बात करें तो ये 12वीं जो योजना है वो उसकी समय अवधि है 2012 से लेकर 2017 तक। तो इस दरमियान शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए? 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया। तो 18 से लेकर 23 आयु वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं, जो युवा हैं, उनको शिक्षा से वापस जोड़ने के लिए इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। पूरे विश्व का औसत है वो 26% है, जो कि भारत के प्रतिशत के काफी करीब है। तो अच्छा प्रयास है ये सब कुछ भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और कार्यक्रमों का ही परिणाम है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी को शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं के अभिसरण पर केंद्रित है। तो अगर साक्षरता दर को प्राप्त करना है, उच्च साक्षरता दर को, तो उसके लिए राज्य सरकारों को अपनी शिक्षा के मूलभूत ढांचे में बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। बहुत सारी सुविधाओं को प्रदान करना पड़ेगा। सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तब ये सब कुछ संभव हो पाएगा, जिससे साक्षरता दर में वृद्धि होगी। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उसके बारे में नीचे एक सारणी दी हुई है।
जिसमें महाविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या और उसमें उपस्थित विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या को भी बताया गया है। वर्ष 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में देखें। तो नीचे दी गई इस सारणी में हम इन सारे चीजों को आंकड़ों के रूप में देख सकते हैं। 1950-51 से लेकर 2018-19 तक के आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें भारत में निरंतर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या को बढ़ता हुआ बताया गया है। और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के फलस्वरूप आप यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्याओं को भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं और शिक्षकों की संख्या को भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। यह सब स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की बात यहाँ पर की जा रही है। लगभग 911 के आसपास विश्वविद्यालय 2018-19 तक हो चुके हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है भारत में शिक्षा की स्थिति को लेकर। भारत में साक्षरता दर कितनी है और साथ ही शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ ही भारत सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, समय समय पर कौन कौन से कार्यक्रम को चालू किया गया है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य की भारत में क्या स्थिति है और साथ ही सरकारों द्वारा कौन कौन से प्रयास जो है वो जनसंख्या के या भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए किए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।